हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल आर प्रिपेयर वेल फॉर यूपीएससी सीएससी 2024 एग्ज़ाम। अपने प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ में आज अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 पार्ट में आएगा। ठीक है, आज पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि मैं 2016 एंड 2017 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, जितने भी अपने प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, मैपिंग बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी मिस नहीं हुआ है। ये जो सीरीज़ चल रही है अपने प्रीलिम्स पीवाई की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है अपने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्ज़ाम में। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में वो मोस्टली करंट बेस्ड होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे जाएंगे कि एक टर्मिनोलॉजी दी जाएगी कि ये टर्म समटाइम इन यूज़ करके, ठीक है ना, कुछ भी टर्म दे देंगे, वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे वो रिसेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, कुछ भी टर्म देके ये पूछ लेंगे ये टर्म किससे रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो करंट बेस ज़्यादा इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिक बेस और कंसेप्चुअल बेस थोड़े कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं वो करंट बेस आते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है अपने प्रीलिम्स में वो एटलीस्ट कम से भी कम नहीं तो 15 के क्वेश्चन अराउंड होता है। ओके, नाउ लेट स्टार्ट। 2016 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो प्रोजेक्ट लून से पूछा गया। सेम टाइप का क्वेश्चन वही फ्रेम करा है, प्रोजेक्ट लून समटाइम सीन इन अ न्यूज़ इज रिलेट टू। सीधा पूछा कि प्रोजेक्ट लून जो है किससे रिलेट करता है। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़े स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न था कि ये जो प्रोजेक्ट लून है, लून से उन्होंने मून से उसको रिलेट करा और उन्होंने क्या सोचा कि ये सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगा इसका आंसर। ठीक है ना, बेसिकली प्रोजेक्ट लून क्या था कि 2016 में ये करंट में भी था और अभी भी ये बेसिकली इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग प्रोजेक्ट है ये बेसिकली वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट लून क्या है, बेसिकली एक इंटरनेट कनेक्टिविटी है इन अ रिमोट एंड रूरल एरिया में। ठीक है ना, जिस बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून दैट हैज द कनेक्ट द रूरल एंड रिमोट रीजन ऑफ द वर्ल्ड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी वाया वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रोजेक्ट लून जो है वो किसने डेवलप करा, वो गूगल ने करा। ठीक है ना, इट हैव टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर टू इफेक्ट द रीजन। बेसिकली ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा स्टैटिक और ऐसा कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं कि मैं आपको इसमें समझाऊँ। ठीक है ना, और अब ऐसा नहीं है कि इस पर क्वेश्चन फ्रेम होने की पॉसिबिलिटी है, होना था उस टाइम पे न्यूज़ में था। रिसेंटली ये प्रोजेक्ट जो आया था इसलिए इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर लिया। इस टाइम जो 2024 में आप अटैम्प्ट ले रहे हो, इस टाइम आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो या जो भी आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से जो भी आपने नोट्स बनाए उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मोस्ट मेरा फोकस रहेगा कि आप क्वेश्चन की थीम समझिए, क्वेश्चन को मत पकड़िए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करंट बेस होगा और करंट बेस आपसे 2023 या 24 से मैक्सिमम पूछा जाएगा। 2016 का करंट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप थीम को पकड़िए क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हुआ है, तो आप उस तरीके से अपनी स्टडी करेंगे जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे। ओके, नाउ 36th क्वेश्चन सेम पैटर्न पे पूछा गया। नेट मीटरिंग इज समटाइम इन अ न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द। भाई पहले प्रोजेक्ट लून पूछ लिया, अब इन्होंने एक टर्म ले ली नेट मीटरिंग। ए है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर, यूज ऑफ पाइप नेचुरल गैस इन द किचन ऑफ हाउस होल्ड, इंस्टॉलेशन ऑफ CNG किट्स इन मोटर कार्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर मीटर इन द अर्बन हाउस होल्ड। स्टूडेंट ने क्या करा कि नेट मीटरिंग देख के, मीटर वर्ड देख के उन्होंने सोचा कि ये वाटर मीटर से कुछ होगा। ठीक है, बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ए, प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ द सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड कंज्यूमर। नेट मीटरिंग बेसिकली क्या था कि जब हम सोलर पैनल जब हम लगाते हैं हाउस होल्ड पे, हाउसेज पे, तो जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बचती है उसको हम कहाँ पे ऐड कर देते हैं, ग्रिड में, और उसके अगेंस्ट में क्या होता है, हमें पेमेंट होता है या फिर आपका जो फाइनल बिल है उसमें वो लेस होके आ जाता है। ठीक है, बेसिकली नेट मीटरिंग इज अ बिलिंग मैकेनिज्म दैट क्रेडिट द सोलर एनर्जी सिस्टम ऑनर्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दे एडेड टू द ग्रिड। जो आपके पास जो आप हाउस होल्ड पे जो भी आपने सोलर पैनल लगाए हैं, फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाया है, जो आपके पास एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है आप उसको कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ग्रिड पे, मेन ग्रिड पे, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन इन अ मेन मिल। ओके, नाउ 46th question of our UPSC CSC 2016 paper. Which one of the following is the best describe INA अस्त्र धरनी
दैट वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली। सेम पैटर्न समझिए, थीम समझिए क्वेश्चन की कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। टर्म देगा, ये पूछ लेगा ये किससे रिलेट करता है, या इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, या ये टर्म समटाइम इन अ न्यूज़, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन मोस्टली फ्रेम होंगे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अब इसने INS अस्त्रधरणी से क्वेश्चन पूछा है, क्या ये एम्फीबियस वारफेयर शिप है, क्या ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, क्या ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, क्या ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। बेसिकली ये टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, जो ये INS अस्त्रधरणी है, ठीक है। और ये INS अस्त्रधरणी इज द इंडिजीनियस बिल्ड टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल एंड इट इज़ कमीशन इन 2015। कब कमीशन हुआ था? 2015। और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, ठीक है। सो द आंसर इज सी, ठीक है। थीम समझिए, टाइप समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है। करंट बेस्ड क्वेश्चन है प्योर। अभी आप 24 में जब अटैम्प्ट लेंगे, जो कि 16 जून को जो एग्ज़ाम है, उस पर आपको 2024 के करंट देखने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और 2023 से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 2 साल के करंट अफेयर लेके बैठोगे। आप 2024 के ही करंट अफेयर को अच्छे से करिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, क्योंकि इशू जो भी होता है, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है, या फिर जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो आज तो नहीं हुए ना, वो कहीं पिछले 2-3 साल से हो रहे हैं, तो वो आज भी न्यूज़ में है। तो आपको स्टडी जब आप कर रहे हैं, उसका तरीका आना चाहिए, आपको उसका बैकग्राउंड ज़रूर पता होना चाहिए। न्यूज़ में आपकी मैगजीन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको उस पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उनके आपको बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि वो डेवलपमेंट आज ही नहीं हुए 24 में, वो पिछले 2-3 साल से होते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, तो इजीली सारे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे, ठीक है। मैं आपको देखो तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको कवर करना है अपने UPSC CSC प्रीलिम्स के लिए। मैगजीन कर रहे हो, करंट पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, उसको मैंने आपको बता दिया। नाउ ये बेसिकली INS अस्त्रधरणी क्या है? टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। नाउ 47th क्वेश्चन, GL10 रिसेंटली इन अ न्यूज़। क्या है भाई? ये सिंपल सा पूछ लिया, व्हाट इज GL10 रिसेंटली इन अ न्यूज़। GL10 मीन्स ग्रिड लाइटिंग 10। क्या ये इलेक्ट्रिक पैनल टेस्टेड बाय नासा है? क्या ये सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिज़ाइन बाय जापान? क्या ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय द चाइना? क्या ये रीयूजेबल रॉकेट डिज़ाइन बाय द इसरो? बताइए। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी प्लेन है, और ये प्लेन बेसिकली बैटरी से चलता है, ठीक है ना। और 10 इंजन है दैट कैन बी टेक ऑफ एंड लैंड लाइक अ हेलीकॉप्टर एंड फ्लाई एफिशिएंटली लाइक अ एयरक्राफ्ट। और ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेन दैट हैज़ बीन डेवलप एंड सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय द नासा, ठीक है ना। बैटरी पावर्ड प्लेन है, ये बैटरी पावर्ड प्लेन है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द रेफरेंस ऑफ एस्ट्रोसैट, ठीक है, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय द इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन स्टैटिक्स है, ठीक है। कोई आप कोचिंग में पढ़े हो, या फिर आपने जहाँ से भी आपने करंट अफेयर पढ़ाई, या एस्ट्रोसैट आपने पढ़ाई होगा, ठीक है ना। ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहला स्टेटमेंट, अदर देन USA एंड रशिया, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री टू हैव लॉन्च अ सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू द स्पेस। सेकंड स्टेटमेंट, एस्ट्रोसैट इज़ अ 2000 kg सैटेलाइट प्लेस्ड इन अ ऑर्बिट एट 1650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली डी है, दोनों ही गलत हैं। ऐसा नहीं कि US और रशिया नहीं करा है और उसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया है सिमिलर ऑब्जर्वेटरी इनटू द स्पेस, एस्ट्रोसैट, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। बेसिकली इससे पहले नासा ने भी किया है, स्पेस एजेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन ने भी किया है, जापान ने भी किया है, रशिया ने भी किया है। दैट्स वाई द स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट, एस्ट्रोसैट इज अ 2000 kg सैटेलाइट, नो, 1513 kg, ठीक है ना। प्लेस इन द ऑर्बिट एट 1650, नो, 650 किलोमीटर। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये हर क्वेश्चन में हरदम अप्लाई मत करना। मैं आपको टिप्स बता देता हूँ, कोई ट्रिक बता देता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब क्वेश्चन आते हैं, 2-3 बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जब जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट होती है, मैंने आपको पहले ही बोला है, और काफ़ी टेक्नोलॉजी क्या होती है ना कि वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, अभी वो फाइनल स्टेज पे नहीं आई हैं, ठीक है ना। वो उनका ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में जितने भी स्टेटमेंट अगर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में दिए हुए हैं, उनका ब्रॉड प्रोस्पेक्ट है, तो उसमें सारे स्टेटमेंट क्या होते हैं? राइट होते हैं। ये इसको मतलब ऐसा दिमाग में मत बैठा लीजिएगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है, हम सारे स्टेटमेंट 1 2 3 राइट मारेंगे। ये काम मत करिए। नॉलेज फर्स्ट, देन ट्रिक, एलिमिनेशन एंड
इंट्यूजन, रीजनिंग वो बाद में, पहले नॉलेज मस्ट, ठीक है। उस आता है तो वही लगा के आओ जो आता है, सारी चीज़ गई साइड में। दूसरी चीज़, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब कुछ भी डाटा दिया होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन दी हुई है, ठीक है ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च करा, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये डेवलप किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होता है, ठीक है ना। या पर्टिकुलर जो ये ऑर्गेनाइजेशन इस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है, ठीक है ना, वित्त के अंदर आ रही है, किसी के भी अंदर आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी गलत होता है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं, और ये सारी की सारी मैं प्रीलिम से पहले सारी एक लिस्ट बना के दूंगा, उस पर एक अलग वीडियो लाएंगे बिफोर द प्रीलिम, ठीक है। तो अभी कुछ नोट डाउन करते चलिए, छोटी मोटी बताती चलूँगा मैं, ओके। तो सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो बोला, ये 2000 kg सैटेलाइट नहीं है, ये 1513 है, और ये 165 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, 650 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है। नाउ 91 क्वेश्चन ऑफ 2016, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगलयान लॉन्च बाय इसरो, स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस करंट का भी क्वेश्चन है, ठीक है, और सबने पढ़ा होगा मंगलयान। पहला स्टेटमेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटर मिशन। सेकंड स्टेटमेंट, मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव a spacecraft orbit the Mars after the USA. Made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit the Mars in its very first attempt. ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट तो सभी जानते हैं कि इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, मंगलयान को। कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड में। फर्स्ट स्टेटमेंट पता है कि राइट होगा तो बी तो एलिमिनेट कर ही दोगे। मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स आफ्टर द यूएस। अभी मैंने बताया जब डाटा दिया होता है, कुछ फैक्ट दिया होता है, बिल्कुल फैक्ट दिया हुआ है, जैसे इन्होंने बोला सेकंड कंट्री, इंडिया जो है सेकंड कंट्री है जिसने ऐसा स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स आफ्टर द यूएस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट बोला, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू द सक्सेसफुल इज मेकिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले बात बताया तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंडिया इज नॉट अ सेकंड कंट्री टू हैव द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स आफ्टर द यूएस, बट द स्टेटमेंट थर्ड इज राइट, इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव द सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, थोड़ा मैं बता देता हूँ। बेसिकली मंगलयान को आपको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहते हैं, जस्ट मैंने अभी बताया। ये लॉन्च 2013 में हुआ था, इसरो ने इसे लॉन्च किया था। एम क्या था? एम ये था कि हमें मीथेन ट्रेस करनी है इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द मार्स। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, इंडिया इज द ओनली कंट्री सक्सेसफुल इन मेकिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, इंडिया इज द फर्स्ट एशियन कंट्री एंड इसरो द फोर्थ स्पेस एजेंसी सेंड द सैटेलाइट टू मार्स आफ्टर द सोवियत स्पेस प्रोग्राम, नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, इंडिया इज नॉट द सेकंड कंट्री। इसके अलावा जो स्पेस एजेंसी है, चाहे वो सोवियत स्पेस एजेंसी हो, चाहे वो नासा की हो, चाहे वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो, उन्होंने भी किया। इंडिया इज द फोर्थ स्पेस एजेंसी टू सेंड द सैटेलाइट टू अ मार्स, नॉट अ सेकंड। ठीक है, नाउ 2017 के क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा 2016 के शुरू से क्वेश्चन से एक बार रिव्यू करवाता हूँ। आपको एक चीज़ पकड़ना, जो मैंने अभी आपको बताया था कि वो समटाइम इन न्यूज़ वाला जो कंसेप्ट इनका है। देखिए, समटाइम इन अ न्यूज़ पहला क्वेश्चन, समटाइम इन अ न्यूज़ 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, न्यूज़ रिसेंटली 4 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका स्टैटिक करंट का है 4। ठीक है, 6 में से 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो सीधे समटाइम इन अ न्यूज़ से हैं। सीधी टर्म से क्या रिलेट करता है, टर्म का क्या मतलब है, ये क्यों था न्यूज़ में, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को थीम पकड़िए, क्वेश्चन का पैटर्न पकड़िए, किस तरीके से पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट का। ऐसे ही अपन ने हर सब्जेक्ट के करें, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, मैपिंग हो, सारे के सारे इस तरीके से करें। इसलिए कह रहा हूँ इस सीरीज़ को फॉलो करते आइए रिलीजियसली, आपको डेफिनेटली अपने यूपीएससी सीएससी 2024 में अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ना 2017 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस डिजीज is transmitted by the same mosquito that transmitted dengue. Second statement, sexual transmission of Zika virus disease is possible. देखिए, ये टोटल स्टैटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप हमारे वायरस एक टॉपिक है, ठीक है ना, अपने साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आपने पढ़ा है वहाँ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जीका वायरस का नाम सुना होगा। और बेसिकली जीका वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था जीका फॉरेस्ट युगांडा में। ठीक है, 1947 में। अब इसको क्वेश्चन पे आइए, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो। ये सेम मॉस्किटो पता है किसकी बात कर रहा है? ये जो एडिस स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो होती है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक है, इन ट्रॉपिकल रीजन जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो मीन्स एडिस
स्पीसीज मॉस्किटो दैट ट्रांसमिटेड द डेंगू, यस राइट स्टेटमेंट। ठीक है, दूसरी चीज़, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, यस इट्स पॉसिबल, सो द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, इजीली कर लेते अगर थोड़े से स्टैटिक अच्छे होंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट अच्छे होंगे, अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है ना। दूसरी चीज़ आपको एक बता देता हूँ, जो ये एडिस स्पीसीज मॉस्किटो है ये चिकनगुनिया भी स्प्रेड करता है। ठीक है ना, चिकनगुनिया वायरस ऑल्सो स्प्रेड बाय द एडिस स्पीसीज मॉस्किटो। नाउ 45th क्वेश्चन ऑफ अवर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2017 क्वेश्चन पेपर, विद द रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग। ठीक है, जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है जीनोम सीक्वेंसिंग। जब आप डीएनए पढ़ते हो, जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हो, जब आप क्रोमोसोम्स पढ़ते हो, तो आपने जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ा होगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है, क्योंकि ये डे बाय डे इन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डेवलप होते जाते हैं, रिसेंटली डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं न्यूज़ में रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर फोकस कर रही है और इस पर अच्छे खासे डेवलपमेंट भी चल रहे हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग को अच्छे से देख कर जाइएगा। ऑफन सीन इन अ यूज बी यूज्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक मार्कर्स फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्राउट टॉलरेंस इन अ वेरियस क्रॉप प्लांट। ओके जी। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस टेक्निक हेल्प इन रिड्यूसिंग द टाइम required to develop the new variety of the crop plants. Okay. Third statement, it can be used to decipher the host pathogen relationship in a crop. देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट आप थोड़ा सा पढ़िए। जीनोम सीक्वेंस वैसे आपको पता होना चाहिए, वैसे आप जब जीनोम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो सारी की सारी एक जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है, और जब आप सेकंड स्टेटमेंट आएंगे, जो वन ऑफ द मोटिव जो है जीनोम सीक्वेंसिंग का वो यही है कि हमको जो है टाइम को रिड्यूस करना है टू डेवलप द न्यू वैरायटी ऑफ द क्रॉप प्लांट। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी एक वन ऑफ द मोटिव है जीनोम सीक्वेंसिंग के पीछे, कि हम जो होस्ट पैथोजन है उसे डिसफर्ड कर पाएँ विद द रिलेशनशिप इन अ क्रॉप। ठीक है, समझे बात को। इसका आंसर बेसिकली डी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर राइट। थोड़ा सा मैं आपको जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में बता देता हूँ। जब आपने डीएनए पढ़ा होगा, डीएनए में बेस पेयर्स भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, बेस पेयर एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी जिसे आप कहते हो, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़े तो पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए, जीनोम सीक्वेंसिंग, क्रोमोजोम एब्रीविएशन वगैरह सारे के सारे। क्रोमोजोमल डिजीज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अपर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स। नाउ जीनोम सीक्वेंसिंग इज फिगरिंग आउट द order of DNA nucleotide or the base in a genome in order to ATGC that make up the organism DNA। हम जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या करते हैं, हम फिगर आउट करते हैं जो भी हमारे बेस पेयर हैं that make up the organism DNA। now human genome is made up of the more than 3 billion of these genetic letters, genetic matter ATGC। a genome sequencing can be used to identify the genetic marker for the disease resistance and drought tolerance in the various crop। ठीक है, बेसिकली ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार पढ़ लीजिएगा नहीं पढ़ा हो तो। और ये जो है ये एक इमर्जिंग बेसिकली डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ पे डे बाय डे कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और ये हर दिन हर टाइम न्यूज़ में रहता है। ठीक है ना, आप कभी भी उठा के देख लीजिएगा, हर दूसरे वीक जब हिंदू में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, हर वीक कहीं ना कहीं आपको जीनोम्स के बारे में, जीन्स के बारे में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख के जाइएगा। नाउ 73rd क्वेश्चन, कुछ हमारे पास इन्होंने कंज्यूम्ड मटेरियल दिए हैं, कुछ इन्होंने बोला है ये अनवांटेड कंट्रोवर्शियल केमिकल्स जो हैं वो इसमें मिलते हैं कि नहीं मिलते, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किसी भी स्टूडेंट को डायरेक्टली तो क्वेश्चन कोई पढ़ के नहीं गया होगा कि लिपस्टिक में लीड मिलता है कि नहीं मिलता, सॉफ्ट ड्रिंक में बोरोमेटेड वेजिटेबल ऑयल मिलता है कि नहीं मिलता, चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा सा भी अपना इंट्यूजन कवर करेंगे। ये देखो, ये कोई बुक सॉल्व नहीं करा सकती क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कोई मैगजीन सॉल्व नहीं करा सकता, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सॉल्व करेगा, ये आपका इंट्यूजन सॉल्व करेगा, ये आपका रीजनिंग सॉल्व करेगी कि आप किस लेवल पे जाके क्वेश्चन को सोच सकते हैं और कैसे क्वेश्चन को हैंडल करोगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि देखो एग्जाम प्रेशर एक एग्जाम प्रेशर ही होता है। आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप अपने लाइब्रेरी में कर रहे हो या अपने रूम पे कर रहे हो, उसका एटमॉस्फेयर एक अलग है, एग्जाम हॉल का प्रेशर एक अलग होता है। उस टाइम पे चीज़ें क्लिक नहीं कर पाती है, ये मुझे भी पता है, मैंने भी 5 अटैम्प्ट दिए, मेरे को भी अच्छा खासा ये चीज़ का अनुभव है कि नहीं हो पाता है। लेकिन आप थोड़ा सा इन चीज़ की प्रैक्टिस करना चालू करिए। अब लास्ट के 53-54 डेज रहें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। नाउ क्योंकि जो जनरल क्वेश्चन है वो तो सभी राइट करके आ रहे हैं, आपको सबसे आगे निकलने के लिए कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पकड़ना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी कामनेस के साथ क्वेश्चन को डील करा तो इजीली राइट मार लोगे। क्या लिपस्टिक में लीड नहीं मिलता? क्या चलो नहीं पता, मैं सोचता हूँ कि
आपको उस टाइम न्यूज़ में था कि चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो ये मैगी है ना, मैगी जो बैन हुई थी वो इसी की वजह से हुई थी। एक्सिस प्रेजेंस ऑफ द मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ठीक है ना, ये एक अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल केमिकल है और जो कि मैगी में मिला था, इसलिए कि मैगी को क्या किया था, बैन किया था। तो थर्ड तो होगा राइट, जब थर्ड राइट होगा तो ये तो पता है फर्स्ट हो गया एलिमिनेट। ओके, नाउ आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा भी अपना सोचेंगे इस ढंग से, क्या सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमेटेड वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं होगा क्या? बिल्कुल होता है जी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट मारोगे, ठीक है, सी एलिमिनेट करोगे। और लिपस्टिक में भी लीड हो सकता है। मैं ये नहीं, इन्होंने कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात नहीं करी, इन्होंने कहा कि प्रेजेंस है कि नहीं है, छोटा मोटा तो कुछ क्वांटिटी में तो हो ही सकता है ना, ठीक है ना। सो द आंसर इज डी, 73rd का डी। 74th क्वेश्चन, OLED are used to create the digital display in many devices. What are the advantages of OLED display over the liquid crystal display? ठीक है, OLED की बात करी है, इन्होंने LED के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये आपको पता होगा ना, एक LCD होती है, एक LED होती है, ठीक है ना, उसी की बात है। नाउ OLED are used to create the digital display in many devices. What is the advantage of OLED, मतलब LED display over the LCD? पहले LCD यूज़ करते थे, अब हम LED यूज़ करते हैं, क्या एडवांटेजेस है ये पूछा है, ठीक है। देखो आप एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, नहीं भी आता तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे ये सीखो। LED display can be fabricated on flexible plastic substrates. Second statement, roll-up display embedded in clothing can be made using the LED. ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल यूजिंग द LED, ठीक है। हम किसी भी टेक्नोलॉजी को हटा के कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, कहीं ना कहीं इसलिए ला रहे होंगे क्योंकि उसका अच्छा खासा यूज़ है, अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। तो आप ये तीनों के तीनों जब स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि कहीं भी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है कि LED के बारे में इन्होंने कुछ ऐसा कहा हो किसी भी स्टेटमेंट में। अगर नहीं भी आता है ना क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप फिर स्टेटमेंट पढ़िए, LED डिस्प्ले कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सब्सटेंट। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, इसलिए ही तो हम LCD की जगह LED को यूज लाए। और रोल अप डिस्प्ले या तो आपने देखी भी होगी, कभी टीवी वीवी खरीदने गए होंगे तो रोल अप डिस्प्ले एम्बेडेड बाय इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग द LED। यस, और ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल, इसने ये नहीं बोला कि होता है, पॉसिबल है जी LED में, ठीक है। सो द आंसर इज सी, सो द आंसर इज सी। थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। बेसिकली LED आपको पता है कि लाइट इमिटिंग डायोड होती है इसकी फुल फॉर्म, और ये दैट डिस्प्ले यूजिंग द प्लास्टिक सबस्ट्रेट। कैसे? दे आर द अल्ट्रा थिन एंड लाइट, बिसाइड इट कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन द फ्लेक्सिबल प्लास्टिक टू यूटिलाइज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, ऑल्सो कैन बी फैब्रिकेटेड एंड रोल अप द डिस्प्ले एम्बेडेड क्लोथिंग एंड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर ऑल्सो पॉसिबल। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि OLED को प्रोटेक्ट करना है हमें ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से। जो मेन इशू जो है इसमें कि डिस्प्ले को कैसे हम प्रोटेक्ट करें ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर से, उससे इसको दिक्कत है। नाउ ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, प्योर स्टैटिक का क्वेश्चन है। सोमेटिक सेल आपके साइंस में आता है, ठीक है ना, और ये 12th क्लास की NCERT में भी है, इसलिए कहता हूँ NCERT बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स को ओल्ड बनाओ। जब आप बायोलॉजी की NCERT पढ़ेंगे वहाँ पे पीछे के 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आज देखो टाइम ऐसा आ गया कि UPSC का डिफ़िकल्टी जो बढ़ रहा है ना, वो लास्ट के 4 चैप्टर की वजह आप पूरी एक दो बार NCERT पढ़ ही लोगे ना बायो की, तो कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी? प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिसाइड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल, और डी है प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज, ठीक है। आप बी स्टेटमेंट देखो कितना वेग है कि मैन्युफैक्चर ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सोमेटिक सेल की बात कर रहे हैं और न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि हम इससे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक फॉर्म करेंगे। इस स्टेटमेंट को तो आप वैसे एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्री ऑफ डिजीज़, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन पहला भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द बायोलॉजिसाइड, ठीक है। इसमें आंसर सी या डी में से ही होगा, पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द क्लोनिंग ऑफ एनिमल, क्लोनिंग ऑफ एनिमल, सी। बेसिकली क्लोनिंग होता क्या है? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम अगर एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, ठीक है ना, किसी भी लिविंग पार्ट का या पूरे ऑर्गेनिज्म का या किसी भी एक लिविंग पार्ट का, तो उस प्रोसेस को क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म और एनी अदर लिविंग पार्ट, ठीक है, और सेल।
सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली इसको फर्स्ट टाइम यूज़ जो करा वो लैन विल्मट ने किया, और किस में किया? बेसिकली शिप में किया। क्लोनिंग किसकी हुई? शिप की हुई, और दैट वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। ठीक है, कब हुआ? 1996 में। ठीक है, क्लोनिंग द शिप ऑन 1996 वाज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। ठीक है, बेसिकली समझ आया क्लोनिंग क्या होता है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी क्या है। पढ़िए, ये स्टैटिक का पार्ट है, ये कोई करंट का पार्ट नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला, अगर 15 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, एटलीस्ट कम से भी कम नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे जो स्टैटिक बेस होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इलीजा प्रोजेक्ट? मतलब इवॉल्व लेज़र इंटरफेरेंट स्पेस एंटीना इलीजा प्रोजेक्ट। ये स्टैटिक का क्वेश्चन है भाई, ये कोई करंट बेस नहीं है। ये आपके जो भी आपने जहाँ से ये पढ़ा है वहाँ आपने पढ़ा होगा इलीजा के बारे में। इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, क्या ये डिटेक्ट न्यूट्रिनोज के लिए है, टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव के लिए है, टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए है, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन अवर कम्युनिकेशन सिस्टम? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको 2 बात जरूर बता देता हूँ, इनको ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन पहले तो आप बात आपके गलत नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी हालत में। दूसरी बात, अगर नहीं आ रहा है तो इन क्वेश्चन को छेड़ना भी मत, इन क्वेश्चन को छूना भी मत, क्योंकि नेगेटिव लेके जाओगे। क्योंकि आपके पास कुछ भी यहाँ पे गैस वर्क यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना किस लिए है, तो ही यूज़ कर पाओ, तो ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज़ तुक्का मारोगे तो गलती करके आओगे। लेकिन दूसरे पैरेलल में ये भी बात ध्यान रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट राइट मार के आएंगे, क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है। कम से कम स्टैटिक के पार्ट तो आपके गलत नहीं होने चाहिए, वहाँ पे आप अपनी कम से कम गलतियाँ करें। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि स्टैटिक के भी इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हैं तो आप वैसे रेस से बाहर हो जाएंगे प्रीलिम्स में। अब ये लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक आपके स्टैटिक का पार्ट है, सबने पढ़ा होगा वैसे ये। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या करता है? डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव को। ठीक है, नाउ ओके। और जो ये एलिजा मिशन जो है वो लीड कौन कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, आपने देखा, चीज़ समझी कि जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो अपने करंट बेस्ड हैं, और करंट बेस में से भी जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं? समटाइम इन न्यूज़ करके। ठीक है, स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से करंट ही करंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक से भी पूछे जा रहे हैं, और स्टैटिक से उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेसिक्स बिल्कुल। या तो वो एनसीईआरटी बेस होगा, या फिर आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई होगा, किसी भी कोचिंग करिए या कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ आपने पढ़ाई होगा वो चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से 2016 एंड 17 के सारे क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 18, 19 एंड 20 तीनों साल के एक साथ कराऊंगा। उससे नेक्स्ट वीडियो में 21, 22 और 23 के कराएंगे। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक अ वीडियो, शेयर अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।